नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 23 की तकरार, किसकी बनेगी सरकार? जी हां, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है विधानसभा चुनाव 2023 की, और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम। 23 की तकरार, किसकी बनेगी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। और हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, उसके पीछे के सियासी एंगल को भी समझाने की कोशिश करते हैं। खबरों के अलावा आपकी जनप्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं, आम जनता क्या सोच रही है, ये भी बताएंगे। साथ ही आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास से रूबरू करवाते आगे चलेंगे। यानी हमारे पास इस कार्यक्रम में सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा आपको, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार, किसकी सरकार। तो आप सोच रहे होंगे कि चुनाव में तो वक्त काफ़ी है, अभी से ये चुनावी खबरें क्यों शुरू हो गई। पार्टियां अपने सियासी रंग में रंगी हुई है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आप तक वो रंग पहुंचाएं। क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले, अब आपको याद होगा वो समय जब चुनाव की अधिघोषणा हुई थी। उससे पहले आपको ये भी याद होगा कि कैसे सियासी उठापटक हुई। 5 साल पहले क्या हुआ, क्योंकि 5 साल पहले ही वो चुनाव हुए जिसने मध्य प्रदेश के अंदर खलबली मचा दी थी। 2 नवंबर, आज वो तारीख है जिस पर हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। यही वो तारीख थी जिस पर चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि साल भर करीब है। तो चलिए, साल भर का वक्त आपके और हमारे साथ यूं बीत जाएगा इन खबरों के साथ। तो बिना वक्त गवाए आप तक खबरें पहुंचाना शुरू करता हूं, एक एक चुनाव की और हर वो खबर जो आपको जानना जरूरी है। तो हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे। अब ये इलेक्शन टुडे क्या है भाई, इसे भी समझ लीजिए। इलेक्शन टुडे, इलेक्शन तो आप समझ गए कि चुनाव, टुडे यानी कि आज। तो इस बेहद खास सेगमेंट में हम बात करेंगे उन ताजा सियासी खबरों की जिनका सीधा कनेक्शन आने वाला है विधानसभा चुनाव से, क्योंकि वो चुनाव से ही जुड़ता है। और पिछले कुछ घंटों में जिस खबर ने आने वाले चुनाव में एक नई चर्चा कर दी हो, वो खबर आपको दिखाते हैं। और उस खबर का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। अब आप पूछेंगे ये क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो आज 2.0 की एक नई शुरुआत हुई है, इसे भी समझिए। ये वो योजना है जिसने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाखों लाडलियों का मामा बना दिया, और शिवराज का जनता का ये कहते हैं कि एक सबसे मजबूत, सबसे बेहद करीबी रिश्ता ऐसा बना दिया कि अब तक कांग्रेस इसकी काट नहीं ढूंढ पाई है। जब शुरू में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी तो गोद में लेके मैं उछालता था और फिर हाथ में पकड़ता था और फिर उनके हाथ में लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र देता था। छोटी छोटी बेटियां वो हंसती थी, खिलखिलाती थी, कोई प्रमाण पत्र पकड़ लेती थी। एक आदमी ने तो मेरा कान भी पकड़ लिया था। यही वो एहसास है, यही वो बात है जिससे शिवराज सीधे जनता से जुड़ जाते हैं। यही वो अपनापन है जिससे वो प्रदेश की लाखों बेटियों के मामा बन गए। अपनी लाडलियों को लक्ष्मी बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। और आज वो वक्त आ गया जब प्रदेश की 43 लाख लाडलियां लक्ष्मी बनने जा रही हैं। और इसी योजना ने उन्हें लाखों महिलाओं का भाई और लाखों बेटियों का मामा बना दिया। शिवराज सिंह चौहान वो वक्त भी याद करते हैं जब भांजियां छोटी थी और उनकी गोद में आ जाती थी। ये वो बेटियां हैं जिनमें से कई को मैंने गोद में खिलाया है।
जब शुरू में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी तो गोद में लेके मैं उछालता था और फिर हाथ में पकड़ता था और फिर उनके हाथ में लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र देता था, क्योंकि आज मेरी वो लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी हुई है जो कॉलेजों में एडमिशन लेके अब कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रही है। अब एमपी में लाडली लक्ष्मी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। एक कदम आगे बढ़ते हुए लाडलियों ने मामा से अपना रिश्ता और मजबूत करते हुए हर जिले में एक लाडली लक्ष्मी वाटिका और एक लाडली लक्ष्मी सड़क बनाने की भी घोषणा कर दी है। तुम खूब आगे बढ़ो, केवल भोपाल की बेटियों से नहीं चला, आज पूरे मध्य प्रदेश की बेटियां जुड़ी है। आज का दिन लाडली लक्ष्मी दिवस ही है। अभी हम वाटिका का हमने वाटिका में पेड़ लगाए। अब पूरे 52 जिले में एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा जा रहा है। सीएम हमेशा अपनी अलग अलग योजनाओं के जरिए सीधे जनता से, खासकर कभी भाई तो कभी मामा के रिश्ते से आधी आबादी से जुड़े रहते हैं। उनकी इसी पहचान ने विपक्ष के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर रखी हैं। हालांकि कांग्रेस का इस पर अपना नजरिया है। लाडली लक्ष्मी योजना को मॉडिफाई कर शिवराज ने भांजियों को और भी सौगात दी है। योजना बेटियों के लिहाज से भी खास है तो चुनाव के लिहाज से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में मामा की भांजियां भी वोट करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इस इलेक्शन टुडे को आप समझ गए तो लाडली लक्ष्मी योजना कितनी महत्वपूर्ण है। बीजेपी या शिवराज सिंह चौहान की लगातार सफलता में इस योजना का कितना बड़ा महत्व है, ये समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और ये समझने के लिए हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि ये युवाओं की बात है। तो एक युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अपनी इस चुनावी शाखा में आज हम जब मौजूद हैं तब हम बात करते हैं इस 23 की तकरार और किसकी सरकार में। तो सवाल यही है दीपक कि आखिर इस लाडली लक्ष्मी योजना का आने वाले चुनाव में कोई बड़ा फर्क नजर आता है आपको? क्या देखते हैं आप, युवाओं के मन में क्या निकल कर आता है, क्या बात करते हैं वो? विजय, आपने सबसे पहले तो जो शीर्षक रखा है इसका चुनावी शाखा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, जहां मैं एक अपने युवा नजरिए से बताने की कोशिश करूंगा चुनावी शाखा में। सबसे पहली बात तो विजय, आप भारतीय राजनीति में अगर ऐसे राजनेताओं को देखें तो बहुत कम, बहुत बिरले ऐसे राजनेता हुए हैं भारतीय राजनीति में जो बतौर राजनेता के अलावा एक अपनी अलग, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियन, एक अमिट छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं। और उन्हीं में से मैं समझता हूं शिवराज सिंह चौहान एक वो राजनेता है, राजनेता कम वो प्रदेश के उन बच्चियों के, महिलाओं के मामा हैं जिन्हें आप देखिए, जब भी शिवराज सिंह चौहान किसी सभा में, किसी कस्बे में, जिले में, ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं जिस तरह से अब अभिवादन करती हैं, मामा मामा कहकर उनका स्वागत करती हैं, ये बताता है कि शिवराज सिंह चौहान बीइंग अ पॉलिटिशियन कनेक्ट होना जानते हैं, महिलाओं से, बच्चियों से कनेक्ट होना जानते हैं। वाकई दीपक, एक नेता के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो जनता से रिश्ता बनाए और रिश्ता ऐसा बन जाए कि उसे एक नाम मिल जाए। और वो नाम आपने देखा होगा, बापू, चाचा, मामा। छत्तीसगढ़ में भी कका का एक रिश्ता बना है। इस रिश्ते में जनता को गूंथना बड़ा मुश्किल होता है। उस मुश्किल काम को बेहद आसान बनाया है शिवराज सिंह चौहान ने। बिल्कुल विजय, और सबसे खास बात देखिए, जो मैं बात कह रहा था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक पॉलिटिशियन तो हैं ही, लेकिन बहुत बिरले ऐसे राजनेता हुए हैं भारतीय राजनीति में जो अपनी एक अलग और एक अमिट छाप छोड़ते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना जिसकी आप बात कह रहे थे, इसकी शुरुआत कब हुई? 2 मई 2007 में इस योजना की शुरुआत हुई। और मैं समझता हूं यही वो एक महत्वपूर्ण योजना है, या हम कहें मुख्यमंत्री के तौर पर उनको अलग, मुख्यमंत्री के अलावा एक पहचान मिली मामा के रूप में। बच्चियां उन्हें मामा मामा कहकर पुकारती हैं, महिलाएं उन्हें भैया कहकर पुकारती हैं। और सबसे खास बात यह है कि हम अतीत में अगर जाएं, इतिहास में जाएं, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जिम्मेदारी संभाली, उनका विजन यही था। अब दूसरी तरफ देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले नहीं है, मैं कह रहा था कि बिरले राजनेता हुए हैं
सबसे पहले बिरले में हम बात करें तो देखिए, महात्मा गांधी की हमें याद आती है। फादर ऑफ नेशन उन्हें क्यों कहा जाता है? वो है फादर ऑफ नेशन है। दूसरी तरफ आप देखिए चाचा नेहरू, आज भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चे बड़े चाव से 26 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन कहते हैं चाचा नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। हम मायावती की बात करें तो दीदी के, उत्तर प्रदेश की मायावती दीदी के तौर पर काफी, बहन जी के नाम पर काफी प्रख्यात हुई। दीदी के तौर पे मुझे मायावती के अलावा दीदी याद आती है। बंगाल में दीदी की बात करें, साउथ में अम्मा की बात करें, ये वो नाम है जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और उन्हीं नामों ने इस पहचान को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपकी शाखा से आपने ये जो ज्ञान का पिटारा खुला, या ये कहें कि इस पिटारे में से कुछ महत्वपूर्ण बात हमारे लिए लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ज़रा बात चुनाव की चल पड़ी है तो कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है वो अनोखा देश है और ये वो देश है जहाँ चुनाव का मतलब एक उत्सव होता है, इवेंट होता है, और चुनाव इसी उत्सव को बनाता भी है और कई बार आप देखते हैं कि कई को रुलाता भी है। तो इसको समझने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, यानी कि जब हमारे संवाददाता पहुँचे फील्ड में, जब उन्होंने बात की, क्या बोला, हमारे इस बेहद ख़ास सेगमेंट बूथ बाजा में आपको लिए चलते हैं। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज के समझने की कोशिश करते हैं उसको। और आज सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं सीहोर की इछावर विधानसभा सीट पर। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। 23 की तकरार, किसकी बनेगी सरकार, हम निकल पड़े हैं इछावर विधानसभा की। चलते हैं। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा सीट, जिसका भूगोल ही उसकी खासियत है। 4 जिलों की सीमाओं को जोड़ती इस विधानसभा के समीकरण राजधानी भोपाल के करीब होने से भी अलग हो जाते हैं। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इस विधानसभा में लोगों का मिजाज भी सियासी है, इसलिए चुनाव हो या ना हो, यहाँ बहस हमेशा गर्म रहती है। सरकार से कितना खुश, सरकार कर रही कि नहीं किसानों के लिए? सभी कर रही हो सरकार। हाँ, तो बद्रीनाथ है, इमली खेड़ा गांव जा रहा है, उलझावन से निकले हैं, तो हमें भी जाना है। इमली खेड़ा है, इमली खेड़ा से हम जाएंगे इछावर की तरफ, और इछावर विधानसभा के ये सब गांव लगते हैं। पर गांव में आते हैं तो फिर ये 30,000 की जोड़ी ली इन्होंने। पैसा कितना कमा लेते साल भर में? कोई पैसा नहीं, वो तो घर का ही काम करना पड़ता उनसे, किराया भाड़ा थोड़ी चले। मतलब घर तो बढ़िया चल रहा। खुश है बद्रीनाथ की काम चल रहा है, गांव का ही काम करते, खेत का काम करते। हमें भी बस मज़ा इतना आ गया कि बैलगाड़ी में बैठने को मिल गया। इछावर विधानसभा का ये भोजनगर गांव है, करीब 700-800 की आबादी वाला ये गांव। लेकिन आप देखिएगा कि जब हम गांव में पहुंचते हैं तो पहले जैसी गांव की स्थितियां नहीं रही। गांव में पहुंचते हैं तो मैं आपको गांव दिखाता हूं। सड़कें बन गई, चारों तरफ मुझे सड़कें दिख रही है, सड़कें बनी हुई है। कुछ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें उससे बनी होंगी, कुछ गांव के विकास की दृष्टि से गांव की सड़कें बनी होंगी। आप जिस भी गलियों में देखेंगे, ये चौराहा है यहाँ का, तो सड़कें बनी हुई दिखती है। पहले जैसा वो कीचड़, उस तरह की गंदगी नहीं है। मतलब गांव के लोग भी काफ़ी अवेयर हुए हैं और काफ़ी जागरूकता आई। सरकार कौन सी अच्छी लगती है? सरकार साहब अभी तो जनता पार्टी की है, तो काम कर रही है। तो काम तो कर रही है, सब पैसा भी दे रही है, नाच पानी भी दे दिया है, पेंशन भी दे रही है। खुश है आप सरकार? हाँ खुश है हम तो साहब। शांतिलाल है, उम्र 70 साल, लेकिन कहते हैं कि सरकार ठीक ठाक काम कर रही, पर जितने लोग होते हैं। अच्छा ये बताओ सर, इस समय फिर से अब चुनाव आ रहे हैं, 2023 में चुनाव होने वाले हैं, इस बार क्या होगा चुनाव? इस बार मोदी सरकार ही आएगी। महंगाई जैसे मुद्दे ये सब, वो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। काम भी तो किया है ऐसा। क्या काम हो गया? अरे जैसे राम मंदिर का मसला था अयोध्या जी का, वो भी ठीक ही रहा, काफ़ी दिन से था। और भी काफ़ी बहुत कुछ हुआ है। क्यों, कौन सी सरकार अच्छी लगती? सर बीजेपी वैसे लगती है, वो बढ़िया काम करवाती है, अभी बढ़िया काम करवाया उन्होंने। कि बहुत लंबा वक्त है चुनाव में, करीब करीब 1 साल है, पर बात होती है अयोध्या के मंदिर की कि राम का मंदिर बन गया अयोध्या का। तो आप सोचिए, मंदिर या हिंदुत्व की जो बात होती है, ये छोटा सा बात नहीं है, गांव गांव में भी इसकी चर्चा होती है। और बीजेपी ये समझती है कि करना क्या है। कुछ लोग कहते हैं 70 साल में जो नहीं हुआ वो हो गया, लेकिन युवा कहते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा विषय है,
कहते हैं, पर रोजगार नहीं मिल रहा। और रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर युवा अपनी तरह से बात करता है। मुद्दों की बात करें तो इछावर कस्बा खुद ही एक बड़ा मुद्दा है। समय के साथ इस नगर में बदलाव और विकास हुआ है। इछावर के साथ गांव में किसानों के मुद्दे हावी हैं, जिनमें बिजली की कटौती, खाद की किल्लत और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के विधायक और इस बार भी दावेदार करण सिंह वर्मा का दावा है कि चौतरफा विकास हुआ है, तो वहीं कांग्रेस यहां अपनी सरकार के 18 महीने के विकास कार्य की सूची गिनवा रही है। किसी के शादी है, किसी के अनुपता है, किसी के उपस्थित होते हैं और क्षेत्र में लगातार घूमते हैं। यहाँ गंदगी है, मुरम डालना है, पुलिया बनाना है, ये है। और सबसे अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने रोटी का इंतजाम कर दिया, गेहूँ फ्री, पकाने के लिए गैस का चूल्हा। इछावर भोपाल के नज़दीक होने के बाद इछावर की हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं कि इछावर किस कंडीशन। आज भी रोज़गार की भीषण कमी है, रोज़गार है ही नहीं। किसान की हालात आज भी ख़राब है। अब रोडों पे जाएंगे तो आज जो मार्ग बनने चाहिए वो बने नहीं हैं। आज कहीं ना कहीं किसान परेशान हैं। तो ये सारी की सारी बातें 18 साल में, और उस 18 साल में लगभग 12-13 साल मुख्यमंत्री उसी ज़िले का अगर हो, उस ज़िले की अगर तस्वीर नहीं बदलती है, निश्चित रूप से क्षेत्र बदलाव करेगा और इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता के साथ हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन धीरे धीरे ही सही चुनाव का रंग चढ़ेगा और एक तरह से चढ़ने लगा भी है। इछावर जैसी विधानसभा सीट में सियासी हवा को भांपना इसलिए भी जरूरी है कि ये राजधानी के सबसे पास की सीट है और यहाँ से कई जिलों के सियासी मिजाज का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इछावर विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है। इसमें करीब 300 से ज्यादा गांव आते हैं। लिहाजा दोनों ही पार्टी की नज़र किसानों पर है, पर सबकी अपनी समस्या है। कोई खाद की बात करता है तो कोई विकास की बात करता है। सरकार का दावा है कि विकास के कामों के जरिए वो 2023 में फिर अपना रास्ता तय करेगी। अब किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं, पर इतना ज़रूर है कि चुनाव के 1 साल पहले से चुनावी सरगर्मियां तेज है। सचिन मकरंद और असनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, इछावर। तो बूथ बाजा में आपने इछावर का सियासी समीकरण देखने की कोशिश की है। जरा इसका सियासी इतिहास समझते हैं। सीहोर जिले में आती है इछावर विधानसभा। बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है ये सीट। 1990 से 2018 तक 7 में से 6 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। 1990 से 2003 तक बीजेपी के करण सिंह वर्मा विधायक रहे। 2013 में कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल ने इस गढ़ में सेंध लगाई। शैलेंद्र पटेल ने करण सिंह वर्मा को 744 वोटों से हराया। 2018 में बीजेपी ने फिर से यहां परचम लहराया। बीजेपी के करण सिंह वर्मा ने 15,869 वोट से जीत हासिल की है। तो ये सियासी इतिहास और आगे भी चुनाव किस तरह होगा, खास क्या है हमारे पास, हमारे पिटारे में खास, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपको जरूर बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी यानी जिसमें हम आपको मिलवाएंगे आपके जनप्रतिनिधियों से और जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं आने वाले चुनाव को और चुनाव को लेकर उनकी पार्टी कैसे सियासी जमावट कर रही है। साथ ही जानेंगे वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी के लिए सफलता दिलवा सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं। तो आज इस बोलो तो नेताजी में मिलिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी से। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जी है। भगवान दास जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आज वही तारीख है, पिछली बार जब 2018 था तो चुनाव तय हो गया था। अब पूरा 1 साल है और मुझे लगता है कि अगली जब 2 नवंबर 2023 आ रही होगी तो फिर कार्यक्रम तय हो गया होगा और आप और हम चुनाव के में लग गए होंगे। अब क्या तैयारियां? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वर्ष भर अर्थात 365 दिन काम में लगा रहता है
सेवा के काम करता है। मूल रूप से राजनीतिक क्षेत्र होने के बाद भी वो सेवा का काम में उसकी रुचि ज़्यादा रहती है, इसलिए सेवा के काम करते करते पार्टी के चुनाव आएंगे तो चुनाव की भूमिका में आ जाता है, चुनाव नहीं है तो संगठन के बाकी काम करता है, और कहीं कोई आपत्ति विपत्ति देश में आती है, प्रदेश में आती है तो सेवा के काम में लगता है। मूल रूप से उसका संकल्प जो है वो सेवा है, तो सेवा के काम में लगा रहता है। इस बीच के पड़ाव को, संगठन के काम को भी पूरा करता है वो। लेकिन 2023 थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि 2018 जब चुनाव था तो आप लोग को हार का सामना करना पड़ा। ये बात अलग है कि जैसा कांग्रेस कहती है एन प्रकार ने आपने सरकार बना ली। देखिए, हमने 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार थी। 2018 के चुनाव में भी जिस तरीके की बातें कांग्रेस ने कही, एक तात्कालिक लाभ के लिए भी मतदाता को लगता है कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा, और सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो न तो किसानों की सुध ली, न बेरोजगारों की सुध ली, न गरीब वर्ग के किसी व्यक्ति की सुध ली, और जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी वो और बंद कर दिया कि पैसा नहीं है। वो तो पिछली सरकार गई तो पैसा भी खजाना खाली करके गई, तमाम ऐसी बातें हुई। 15 महीने में ही लोग कराहने लगे, लोगों को लगा कि अब इनसे जितनी जल्दी मुक्ति हो सके, देव योग से उन सबके शुभकामनाओं से वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो वापस सारी योजनाएं भी चल रही हैं। पैसे का रोना भी मध्य प्रदेश सरकार नहीं रो रही है कि पैसे नहीं है, हाथ खड़े कर दिए। और वैसा भी है कि छोटी सी छोटी घटना में भी प्रदेश का मुखिया जनता के बीच में खड़ा होता है, हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या वो हिंदुत्व जैसे फैक्टर फिर एक बार काम करेंगे? आप महाकाल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, आप हम देख रहे हैं कि ओमकारेश्वर की बात कर रहे हैं। हिंदू तो हमने, ये तो हमारे मूल में है ना, हम जिस धर्म को, जिस इस सनातनी व्यवस्था पर चलने वाले लोग हैं, हमने कभी इसको तुष्टिकरण के नाते किया ही नहीं। आज दूसरे लोग कहते हैं साहब हिंदू की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करने लगे? आप छद्म तरीके से करना चाहते हो, तुष्टिकरण की राजनीति करते हो। देश की आज़ादी से लेकर के कांग्रेस ने हमेशा केवल वोट बैंक के नाते से तय किया कि इनका वोट चाहिए तो उनकी बात करने लगे। किन मुद्दों को लेकर अब आप 2023 में दिखाई देंगे? सबका साथ सबका विकास की आप बात करते रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास से विकास के मुद्दे पर, गरीब कल्याण की सफलतापूर्वक योजनाओं पर, चाहे केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की गरीब कल्याण की नीतियां रही हों, उनको नीचे ज़मीन तक उतारने का काम हुआ है। जो कामों की मांग होती थी उनको पूरा करने का काम बड़ी सहजता के साथ, बड़ी मतलब कहते हैं ना, बड़े दिल के साथ माननीय शिवराज जी ने जैसे मध्य प्रदेश में काम किया है तो उसका लाभ मिलेगा, और जनता उसमें इस तुलना कर लेती है। अब बारी 2023 की है, लेकिन तैयारी भी है, पर असली बात तो जनता के हाथ में होती है कि पब्लिक किसे साथ देती। 18 में चीज़ें बदल गई थी, कांग्रेस के पास सत्ता चली गई थी, लेकिन एक बार फिर बीजेपी की सत्ता है, और चुनाव निश्चित रूप से 15 महीने वर्सेस 18 साल होने वाला। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसनी, भोपाल। बोले तो नेताजी में, आपने सुना नेताजी को। अब जनता का मन टटोल लेते हैं, आखिर जनता क्या सोचती है। ग्वालियर के लोगों से हमने जाना कि आखिर उनके लिए चुनाव का मतलब क्या है। मेरी नज़र में चुनाव का मतलब ये है कि हमें रोज़गार मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले हमारे बेटर करियर के लिए। चुनाव मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, वो हमें रोज़गार दे। अगर मतलब जो भी हमारी जो अपकमिंग सरकार होगी, बस हम उसको ये उम्मीद रखते हैं कि हमें रोज़गार मिले, जो भी हमारी यूथ है उसके लिए। चुनाव का मतलब ये है कि जितनी भी युवा साथी हैं उन सबको रोज़गार मिले। क्या है, अभी जैसे ऐसे बेरोज़गारी बढ़ रही है, जितने युवा हैं अपने बेरोज़गार हैं उन सबको रोज़गार मिले और स्थिति अच्छी हो, शहर के बेहतर हाल हो। ये अपने चुनाव का हाल है, ऐसा होना चाहिए चुनाव में। किसी की सरकार बनती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बट वो युवा क्या निर्णय ले रही है, जिससे युवाओं का क्या मदद मिल रही है, क्या रोज़गार मिल रहा है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए चुनाव के कारण। चुनाव का मतलब है रोज़गार, नौकरी और महंगाई पर लगाम। चुनाव का मेरी नज़र में मतलब है सुरक्षा, और हम लड़कियों की, जैसे जो भी पार्टी जीतती है, हम लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की जाए और रोजगार भी प्रदान किया जाए। देखिए, चुनाव जो प्रत्येक 5 वर्ष में संपन्न होता है, एक उम्मीद का चुनाव होता है। चाहे वो जहाँ भी चुनाव हो रहा है, जिस प्रदेश में हो रहा है या देश में हो रहा है, यहाँ के लोग जो हैं, चाहे वो गरीब वर्ग हो, वंचित वर्ग हो, बेरोजगार लोग हों, महिलाएं हो, पुरुष हों, एक उम्मीद का चुनाव होता है। किसी को अच्छी शिक्षा की उम्मीद रहती है, किसी को अच्छे बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद रहती है कि नई सरकार जो आएगी वो हमें रोजगार देगी। तो चुनाव में सर हमें कोई परेशानी नहीं, हम ऐसे प्रत्याशी ढूंढना चाहते हैं जो हमें परेशानी नहीं दे, हमारा धंधा भी अच्छा चलता रहे सर, और सर काम भी कराते रहे सब लोगों के। चुनाव मेरे हिसाब से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े होते हैं, जिन्हें बहुमत के आधार पर जिताया जाता है या चुना जाता है। तो चुनाव प्रक्रिया ऐसी है जिससे हमारे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ता है। जब भी कोई एक
नेता हम चुनते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए, हमारे जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए लेके आए, युवाओं के लिए रोज़गार लेकर आए और हमारे शहर को स्वच्छ और साफ रखें। यही हमारा चुनाव से मतलब होता है। तो ये था जन का मन। ग्वालियर की जनता क्या सोचती है ये आपने जाना। तो 23 की तकरार में किसकी सरकार होगी, क्या चुनावी वादे होंगे, क्या दावे होंगे, कल फिर हाजिर होंगे चुनाव की इन्हीं खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।